मनुष्य के जीवन में विकास की यात्रा बचपन से शुरू होती है, जिसमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभिभावक और शिक्षक बच्चों के जीवन की नींव तैयार करते हैं। माता पिता और शिक्षक बच्चों के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। परंतु कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर अभिभावक और शिक्षक द्वारा दी गई परवरिश और मार्गदर्शन के बावजूद बच्चे ऐसे गलत रास्तों पर चले जाते हैं जिसकी वजह से वो न केवल अवसाद का शिकार होते हैं बल्कि आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। ये एक गंभीर विषय है जिसके लिए न केवल बच्चों को बल्कि अभिभावक और शिक्षकों को उनके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। इसी विषय के समाधान और निदान के लिए 24 नवंबर 2024 दिल्ली के प्रमुख क्षेत्र तालकटोरा स्टेडियम में एक ऐतिहासिक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से आए हजारों लोगों ने पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मेरा नाम डॉक्टर जसप्रीत सिंह है और मैं पंजाब के संगरूर जिला शहीद उधम सिंह वाला सुनाम से आया हूं और जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हुए हमें काफी समय हो गया है और हम लोग काफी सौभाग्यशाली हैं जो हम लोग इस पेरेंटिंग सेमिनार में आए हैं डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी के। मेरा नाम सुखदेव दास, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता से आया हूँ दिल्ली में पेरेंटिंग सेमिनार से। एक दिन सोशल साइट पे मैंने डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी का पोस्टर देखा जिसमें पेरेंटिंग के ऊपर वो सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आज मैं वही सेमिनार अटेंड करने के लिए आई हूँ। मैं अमृतसर से आया हूँ। मैं ये प्रोग्राम जो पेरेंटिंग के ऊपर हो रहा है ये देखने के लिए आया हूँ। भारत के पहले पेरेंटिंग कोच और सुप्रसिद्ध करियर काउंसलर डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी द्वारा सेमिनार को संबोधित किया गया। डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी सामाजिक संगठन जनता सरकार मोर्चा के संस्थापक हैं। यह संगठन समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसके द्वारा एक नए युग की शुरुआत की जा रही है। पेरेंटिंग एजुकेशन यानी कि माता पिता की शिक्षा से संबंधित हमने जनता सरकार मोर्चा के कुछ प्रतिनिधियों से चर्चा करने का प्रयास किया। ये जो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पेरेंटिंग एंड एजुकेशन का जो सेमिनार हो रहा है, इसका जो असल में उद्देश्य है कि आज के समय पे, आज के दौर में माता पिता परवरिश में, बच्चों की परवरिश में क्या कुछ खामियां कर रहे हैं वो बताना, और जो असल में जो ध्येय है इसका वो ये है कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था केवल और केवल नौकरी की ओर लेकर जा रही है। और नौकरी का आज ये ध्येय, मतलब नौकरी की आज ये स्थिति आ चुकी है कि शिक्षा व्यवस्था के चलते नौकरी नहीं मिल पा रही है बच्चों को, क्योंकि मशीनीकरण का युग आ चुका है और सरकार है सरकार है वो पूंजीपतियों के आदेश पर काम कर रही है, तो गवर्नमेंट के पास भी कोई सर्विसेज नहीं बची है। पिछले साल देश के प्रधानमंत्री ने बेंगलोर IIT से एक स्पीच में कहा था कि हम आने वाले समय में कितने रोजगार दे पाएंगे मैं सुनिश्चित नहीं करते, आने वाले समय में 80% रोजगार जाना तय है। मतलब जो कि पूरे के पूरे देश की जो युवाओं की जो एक माता पिता जो अपने बच्चों को परवरिश कर रहे हैं वो केवल और केवल नौकरी के लिए कर रहे हैं। तो ये एहसास करवाना है देश की जनता को, जब नौकरी नहीं बचेगी तो आपके पास क्या विकल्प है। और इस शिक्षा का हम एक अलग एक शिक्षा का मॉडल स्थापित करना चाहते हैं जो कभी हमारे भारत में हुआ करता था कि हर हाथ को रोजगार देने वाली शिक्षा तंत्र जो गुरुकुलों के अंदर गुरुकुलों के माध्यम से हुआ करता था। तो आने वाले समय में इसके माध्यम से भी हम एक देश के अंदर एक ऐसी अलग जगाना चाहते हैं कि हर हाथ को रोजगार देने वाली शिक्षा कैसे स्थापित की जाए पूरे देश के अंदर, और उसको लेकर यहाँ से एक नींव डाली जा रही है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से। जो आज की एजुकेशन सिस्टम है, जो कुछ लोगों को पता भी नहीं है, जो लॉर्ड मैकॉले ने ये शिक्षा बदल दी गई थी, लॉर्ड मैकॉले के द्वारा, ये जो एक अंग्रेज है, ये अंग्रेज के द्वारा जो इनका जो मानना था, ये मानना है कि ये एजुकेशन ऐसी है जो बच्चा डिग्री करके BA या MA करके जो निकलता है कॉलेज से, ये ऐसी होगी कि वो देखने में सिर्फ भारतीय होगा, जबकि उसके अंदर सारे गुण अंग्रेजों वाले होंगे। तो अपनी जो शिक्षा पद्धति है, जो भारत की संस्कृति के साथ, उस शिक्षा को हम हर लोगों तक पहुंचा पाएँ। जो शिक्षा का स्तर है जिस प्रकार गिर रहा है और देश में गधे पैदा किए जा रहे हैं, पैसों के दम पर डिग्रियां लेकर लोग नौकरियां लग रहे हैं और अच्छे नस्ल के घोड़ों को घास नहीं है और गधे चमन परास खा रहे हैं। पहले हमारे देश में गुरुकुल प्रणाली होती थी, उसमें शिक्षा एक गुरु और एक शिष्य का दोनों का संबंध होता था और उससे सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मतलब चौमुखी बच्चे का विकास होता था। और आज जो ये शिक्षा है सिर्फ हमें बर्बादी के कगार पर खड़ी है।
शिक्षा व्यवस्था के भविष्य और दिशा को समझने के लिए हमने डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी से विचार विमर्श किया। एजुकेशन सिस्टम में बदलाव, इसका मकसद है कि हम अपने बच्चों को अपने समाज, अपने परिवार और अपने देश की ज़रूरत के मुताबिक तैयार करें, ना कि किसी कंपनी या किसी दफ्तर का कोई कर्मचारी बनने के लिए। हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे वो कार्य करें जिस काम को करके उनको अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलती है। जिस तरह का दिमाग उनका परमात्मा ने बनाया है और जिस काम को करने के लिए उनका जन्म हुआ है, इस दिशा में हम माँ बाप को समझा रहे हैं कि माँ बाप अपने बच्चे को कैसे समझें और उसको समझने के पश्चात वो अपने बच्चे की उस दिशा में अग्रसर करें। और ये काम हम 3 साल की उम्र से कर सकते हैं, जब गांव के लोगों को, माँ बाप को, समाज को, टीचर्स को, सबको पता होगा कि उनके पास आसपास वाला बच्चा किस तरह का टैलेंट लेकर के पैदा हुआ है। तो एक सोसाइटी में एक परिवार की तरह रह करके उस बच्चे की परवरिश, उसकी शिक्षा और उसको तैयार करने की जिम्मेदारी समाज एक संगठित होकर के जब उसको करेगा, तो मुझे लगता है आने वाले समय में हम समाज के लिए एक नई पौध तैयार कर पाएंगे। अब हम आपको जनता सरकार मोर्चा की स्थापना से परिचित कराते हैं और उसके लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में बताते हैं। 24 जनवरी 2022 में जब हमने जनता सरकार मोर्चा बनाया, उस वक्त हमारी सोच ये थी कि हम एक टॉर्च बेरर की तरह काम करके समाज को व्यवस्था परिवर्तन की ओर अग्रसर करेंगे और समाज को बताएंगे कि उनकी अगली पीढ़ियों के साथ किस तरह के धोखे हो रहे हैं, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे हेल्थ सिस्टम, चाहे आपके आसपास खेती की व्यवस्था, सब इस तरह से बनाई गई है कि उनका घर भरता रहे और आप लुटते रहें। जब जनता सरकार मोर्चा में लोग जुड़ने लगे तो हमने ये तय किया कि हम इस तरह से लोगों को संगठित करेंगे कि लोग बिना किसी संगठन के नाम के भी आपस में एक दूसरे से जुड़े रह सकें। साथ ही साथ उद्देश्य हमारे मुख्य तौर पर ये थे कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, धर्म और खेती में से पूंजीवाद को खत्म कर सकें और साथ ही साथ जल, जंगल, जमीन और जानवर की रक्षा खुद कर सकें और उसका अधिकार गांव के पास हो। इसी प्रकरण में हमने 16 अक्टूबर 2022 में रोहतक के अंदर एक बड़ा सेमिनार आयोजित किया। इसके पश्चात 19 नवंबर 2023 में हम लोगों ने नस्ल बचाओ रैली का आयोजन किया और अभी हम 24 नवंबर 2024 में पेरेंटिंग पर एक सेमिनार कर रहे हैं, जिसमें हम जान रहे हैं कि हम क्या गलतियां करते हैं अपने बच्चों की परवरिश और शिक्षा में, जिसका खामियाजा उनको आने वाले वक्त में भुगतना पड़ता है किसी बड़े दुष्परिणाम के रूप में। वर्तमान समय में हर माता पिता और शिक्षकों को एजेंडा 2030, द ग्रेट रीसेट और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जागरूक होना क्यों आवश्यक है? कोई भी मुद्दा है जो मेरे बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ है, एजेंडा 2030, द ग्रेट रीसेट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो कितना ही विवादित हो, उसका सरकारों पर कोई भी असर होता हो, उसके खिलाफ कितना ही बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा हो, मुझे अपने बच्चे के भविष्य के लिए इन सारे मुद्दों पर बोलना ही होगा। और इनके संबंध को अगर आप जान जाएंगे, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चेयरपर्सन ये बोलता है कि हम 2030 तक एक ऐसी दुनिया ला देंगे जिसमें यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी, और फिर द ग्रेट रीसेट के टाइम पर ग्रेट रीसेट के बारे में वही आदमी ये बोलता है कि अगर हमको एक नया ऑर्डर लाना है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसे वो कह रहे हैं, वो ऑर्डर आउट ऑफ केओस आएगा। मतलब पहले सब कुछ बर्बाद करना पड़ेगा, पहले सब कुछ ध्वस्त करना पड़ेगा। आप आसपास देखिए, सारे तंत्र भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और आप देखेंगे कि वो सरकारें इसको ठीक नहीं करने की कोशिश कर रही हैं, उल्टा प्रोत्साहन दे रही हैं गंदे और वाहियात लोगों को, भ्रष्टाचारी लोगों को, बलात्कारियों को, रेपिस्ट को और साथ में मर्डरर्स को। अभी आप देखिए गुजरात में एक पुल गिरा था गुजरात के चुनाव के दौरान, उसमें 150 से ऊपर लोग मारे गए थे। उनकी हत्या का जो आरोपी था उसे बाहर ला करके सरकारी लोगों में शामिल लोगों ने उसको लड्डुओं से तोला, उसको फूल मालाएं पहनाई, उसका स्वागत किया। हत्यारों को जब सरकार में बैठे लोग फूल मालाएं पहनाने लगेंगे तो क्या संदेश हमारी अगली पीढ़ी को जाएगा? इसलिए ये चाहते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। अब देखना ये है बर्बाद होने के बाद इस व्यवस्था को वो संभालते हैं या हम संभालते हैं।
इसलिए हर माँ बाप को बताना होगा कि क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, किस तरह से वो ऑर्डर आउट ऑफ केओस लाना चाहते हैं और किस तरह से वो सब कुछ बर्बाद करके दोबारा से द ग्रेट रीसेट का नाम इसको दिया है, रीसेट करने को। और फिर यही चीज़ एजेंडा 2030 है। 2030 में इन्होंने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के नाम पर 17 टारगेट रखे हैं। उन 17 के 17 टारगेट का एक ही मकसद है कि किस तरह से सारी संपत्तियां, प्राकृतिक संसाधन कब्जे में किए जाएं और लोगों के पास कोई अधिकार ना बचे, अपने लिए और अपनी संतानों के लिए, अपनी अगले भविष्य की पीढ़ियों के लिए कुछ भी ना बचे। ये योजना उनकी बन रही है। तो क्या हम इस पर नहीं बोलेंगे? मुझे नहीं लगता इस पर किसी भी माँ बाप को चुप रहना चाहिए। और आज हम इस सेमिनार में इन बिंदुओं को रखेंगे, सारी बातों को बताएंगे और लोगों को कहेंगे कि इनको समझिए और अपने बच्चों को भी समझाएंगे। देवेंद्र बलहारा जी ने अपने अनुभवों और विचारों को उपस्थित लोगों के साथ साझा किया और कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने बताया कि किसी भी समाधान के लिए समस्या और समाधान की समझ ही समाधान है और नासमझी ही समस्या है, और बच्चों के विकास के लिए उन्हें समझना सबसे बड़ा समाधान है। इसलिए समझाने की जगह समझने की कोशिश करें। घर में जो बच्चा पैदा हो गया उसका इस्तेमाल करना नहीं आता, स्कूल में जो बच्चा पढ़ने आ गया उसका इस्तेमाल करना नहीं आता, समाज के लिए बच्चे को तैयार करना नहीं आता, किसी को नहीं आता। और कमाल की बात, क्या दुर्भाग्य, क्या पूरी की पूरी पीढ़ी का क्या दुर्भाग्य है कि कोई इस पर बात भी नहीं कर रहा। किसी मास्टर को नहीं पढ़ी, किसी प्रिंसिपल को नहीं पढ़ी, किसी नेता को नहीं पढ़ी, किसी को नहीं पढ़ी। कुछ समाज से भी बने फिरते हैं, मैंने इतने बच्चों को पढ़ा दिया। अरे पढ़ा दिया, पढ़ा के क्या किया तुमने? पढ़ाकर कचरा ही तो तैयार किया ना, खाली रट्टे मार मार के याद कर करके याद कर करके याद कर करके क्या क्या याद करवाओगे? याद करने से क्या काम आएगा? अरे जो काम आएगा वो तो सीखा हुआ आएगा ना, और सीखा हुआ कोई बच्चा भूल ही नहीं सकता। तो आप सिखाते क्यों नहीं हो? सिखाने का क्यों नहीं है तरीका है आपके पास? ये सोचा कभी किसी ने? बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास क्यों नहीं हो रहा है? बच्चे पढ़ाई में कमजोर क्यों हैं? हाइपरटेंशन क्यों बढ़ता जा रहा है? मोबाइल की ऐसी लत क्यों है? बच्चे वीडियो गेम और कार्टून देखने में इतना आकर्षित क्यों हो रहे हैं? करियर और समाज के प्रति इतना कंफ्यूजन क्यों है? आदि बच्चों के प्रति ऐसे कई विषयों पर डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी ने बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस सेमिनार में पेरेंटिंग एजुकेशन पर चर्चा के साथ साथ एक बहुत विवादित और जटिल मुद्दे पर चर्चा की गई, और इस विषय पर एक क्रांतिकारी किताब का विमोचन समारोह में किया गया, जिसका शीर्षक है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। पुस्तक के लेखक हैं श्री घनश्याम वर्मा जी और सहलेखक डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी। रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन आज जो लॉन्च की गई है, इसमें मुख्य रूप से रुपये के माध्यम से जो पूरे देश का शोषण किया जाता है उसमें इसको दर्शाया गया है। रुपया क्या है ये जनता को पता ही नहीं है। जैसे ये देखिए, ये चांदी का रुपया है, इसमें 92% शुद्धता है। ये चांदी का ही रुपया है, इसमें 50% की शुद्धता है। ये 1940 से 1945 का है। और ये वर्तमान का रुपया है। इस रुपये को अगर हम अभी बाजार में जाएंगे तो लगभग 50 किलो गेहूं मिल जाएगा।
इस रुपया को लेके जाएंगे तो 25 किलो मिलेगा और इसको लेके जाएंगे तो एक कप चाय भी नहीं मिलेगा। इस पे भी 1 रुपीस लिखा है, इस पर भी 1 रुपीस लिखा है और इस पर भी 1 रुपीस लिखा है। अब इसमें कौन असल रुपया है, कौन वैध रुपया है, कौन अवैध रुपया है, इसलिए हम रुपये की डिफिनीशन जानना चाहते हैं। और इसके बारे में हमने तमाम सरकार वगैरह से पूछा, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उसका रिसर्च मैंने किया और रिसर्च के दौरान जो चीज़ें आई उसी को इस बुक के रूप में दे दिया गया है। हम अगर और उस रिसर्च के दौरान ये मालूम हुआ कि रुपये का कूटकरण करते करते उसके जितने चांदी या सोना थे वो सब खत्म कर दिए गए, उसमें क्रय शक्ति है ही नहीं। तो जब क्रय शक्ति नहीं है तो फिर रुपया कैसे? बिना क्रय शक्ति, बिना मानक का कोई मापक बन ही नहीं सकता। जैसे 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम कहा जाता है, 12 इंच को 1 फीट कहा जाता है, और इस 12 इंच में या 1000 ग्राम को ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। कोई भी मापक का मानक स्थिरांक होता है, वैसे ही रुपये का भी मानक स्थिरांक होता है। और इन लोगों ने देश को लूटने के लिए, व्यक्ति को लूटने के लिए उसके मानक से छेड़छाड़ की गई और घटाते घटाते आज खत्म कर दिया गया। और ये कहा जा रहा है महंगाई आ गई, जबकि रुपया, अगर इस रुपया से तो कोई महंगाई नहीं है, बहुत सस्ताई है। 1 रुपया में 50 किलो गेहूं कम मिला था, लगभग 50 किलो आज गेहूं मिलेगा, और इस रुपया से 1 कप चाय भी नहीं मिलेगा। तो पहले तो ये सही बात सामने आवे कि रुपये की कानून में क्या व्याख्या की गई है। बस यही लड़ाई है। और उस किताब में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो सब दस्तावेजी हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा RTI से पूछे गए सवाल और जवाब जो हैं वो है, RBI के वहाँ से जो निकाला गया है अभिलेखागार से, RBI के अभिलेखागार से, राष्ट्रीय अभिलेखागार से जो दस्तावेजें निकाली गई हैं उसकी भी उसमें प्रतियां दी गई हैं। यही सब इसमें है। जो एक्ट हैं, जिस एक्ट का कूटकरण किया गया वो सब कुछ है उसमें, तो यही दिखाया गया है। और इसमें हमें लगता है कि जनता का शोषण जो रुपया के माध्यम से किया जा रहा है ये हर हाल में रुकना चाहिए। आज शोषण रुक जाए तो इस देश की बहुत सारी आर्थिक जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। इस पुस्तक के विषय और शोध के आधार पर जनता सरकार मोर्चा ने कर्ज मुक्ति के लिए एक जन जागरूकता अभियान चलाया। कर्ज से मुक्ति होना गुलामी से आजाद होने का एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्ज मुक्ति अभियान के पीछे एक ही विचारधारा है कि जो कर्जा हमको दिया गया है या किसानों को दिया गया है वो कर्जा असल में क्या है। जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया उन्होंने तो रुपयों का करवाया। 6,30,000 रुपये का मैं अगर आपका कर्जा मान लेता हूँ तो उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट में रुपया लिखा है। और जब आपको बैंक से जब मिलता है चेक दे करके या उस ATM से जब आप निकलवाते हो तो वो रुपया नहीं मिलता, बैंक नोट मिलते हैं। अगर रुपया और बैंक नोट का मानक एक ही है, रुपया और बैंक नोट की परचेजिंग पावर यदि एक ही है तब तो ये ठीक है। अगर उनकी परचेजिंग पावर एक नहीं है तो फिर ये बैंक लोन के नाम पर देश के साथ 6300 गुना की ठगी है। क्योंकि भारत के रुपए की जो वैल्यू है, अगर वो 777 मिलीग्राम सोना जो कि पेपर करेंसी एक्ट 1882 के मुताबिक लिया जाए, जिसका जिक्र एक किताब के अंदर हम लोगों ने किया है, घनश्याम वर्मा जी की उस किताब में पूरे दस्तावेजों समेत ये दिया गया है कि भारत के रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम सोना है। क्योंकि रुपया मतलब मानक, मानक मतलब सोना, और उतना ही सोना अगर बैंक नोट में लेने जाते हैं तो 6300 रुपए के बैंक नोट के बराबर बनता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब बैंक आपसे 6,30,000 रुपए का जब आपको नोट देता है तो असल में रुपयों के बराबर उनकी कीमत 100 रुपए बनती है हमारी। अब आप सोचिए कि आपको दिए तो 100 रुपए हैं और आप मेहनत करके, अनाज उगा के, डंगर बेच के, सोना बेचकर, जमीन बेचकर, घर बेचकर
अपना सुबह से लेकर रात तक अपना श्रम लगा करके आप जो ऊर्जा उनको देते हो वो 6,30,000 देते हैं। यानी 100 रुपए के बदले 6,30,000 भी लेते हैं, ब्याज भी लेते हैं। 50 लाख का किसी ने लोन लिया था आज से 4-5 साल 6 साल पहले, और उस लोन को चुकता करते हुए उनको 6 साल हो चुके हैं। आज जाकर के पूछो आज भी 50 लाख रुपए की देनदारी वहीं की यूं मिलेगी। तो एज इट इज कैसे रह गई? वो कहते हैं कि ब्याज हम पहले लेते हैं और ब्याज लेकर के वो अगले आदमी को दे देते हैं, मतलब ब्याज को मूलधन में कन्वर्ट करते रहते हैं, जो कि कानूनन फ्रॉड है। अभी बैंक ऑफ अमेरिका में ब्लैकआउट हुआ था, सुबह इंटरनेट गया, सुबह इंटरनेट जाने के बाद पूरा दिन इंटरनेट गायब रहा। जब शाम को इंटरनेट वापस आया तो लोगों के खाते से पैसा खाली मिला, आपने देखा होगा, लेकिन लोन उनका ड्यू था। अभी एक बैंक उठाया है इन्होंने पूरे की पूरी दस्तावेजों के साथ। अब हमें शिक्षा व्यवस्था के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी व्यवस्था की शुरुआत करनी है जिसमें ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को उनकी प्रतिभा के आधार पर 100% रोजगार मिल सके, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर जीवन जी सकें और निजी क्षेत्र पर निर्भर न हों।